नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज सीबीआई में पेशी होनी है। आबकारी नीति मामले में आज सिसोदिया से पूछताछ होनी है। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज सीबीआई के सामने पेशी है। सिसोदिया के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। सीबीआई दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के आने की कोशिश करें, उससे आम आदमी जाग रहा है। वो देख रहा है कि एक पार्टी है, कुछ नेता हैं जो इस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से अच्छा काम करने वालों के पीछे पड़ा जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी, आप एक मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करोगे, 100 मनीष सिसोदिया खड़े होंगे जो कहेंगे कि हम इस देश में बदलाव लाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, मोदी जी का डर है, जो वो आज मनीष सिसोदिया जी को क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं और अरेस्ट करने जा रहे हैं। ये हाउस अरेस्ट की जो बात हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इसके सबूत है और किस तरीके से आप ये साबित करेंगे कि हाउस अरेस्ट किया जा रहा है या थाने बुलाया जा रहा है नेताओं को? देखिए, हमारे कई पार्षदों के, कई विधायकों के घर ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी है। मैं आपको फोटोग्राफ्स भी दिखा सकती हूं कि किस तरह से हमारे अलग अलग नेताओं के घर पुलिस आ गई है, उन्हें घरों से निकलने नहीं दे रही। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मीडिया होने के बावजूद इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा के आपको रोका जा रहा है। रुकिए, हम आपको फोटो दिखाते हैं कि किस तरह से। ये हमारे काउंसलर साहब हैं, ऊपर करें मैम, थोड़ा ऊपर करके। हाँ, काउंसलर साहब हैं, ये हमारे हरिनगर से, इनके घर पे 2 पुलिस वाले बैठे हैं। हाँ। ये हमारे एक और काउंसलर हैं, इनके घर पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे काउंसलर्स को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये हाउस अरेस्ट एक ही चीज दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया जी से डरते हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन भी है आपका, मनीष सिसोदिया राजघाट भी जाएंगे, वहां से सीबीआई लेके जाएगी। चलिए, तो आज सिसोदिया के घर के बाहर जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीबीआई पूछताछ करने वाली है। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमित, देखिए, ये कहा जा रहा है कि कई सारे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, और इससे पहले देखिए गोपाल राय भी सिसोदिया के घर पहुंचे हैं सीबीआई दफ्तर जाने से पहले। अब ये क्या मायने हैं इन मुलाकातों के? देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर के बाद मनीष सिसोदिया अपने घर से राजघाट के लिए निकलेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, देखिए, AB 17 मथुरा रोड, जो कि मनीष सिसोदिया का आवास है, उसके बाहर भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। डबल लेयर की बैरिकेटिंग जो है वो वहां पर लगा दी गई है। आतिशी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। पहले आतिशी ने भी मीडिया से बातचीत की है। ये पूरी यहाँ से महज 10 मीटर के बाद ही मनीष सिसोदिया का घर है, और सुरक्षा देखिए कितनी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अब आपको रोड की दूसरी तरफ आपको दिखाता हूं कि कितनी ज्यादा संख्या में जो फोर्सेस है उसको यहां पर डिप्लॉय किया गया है। देखिए, ये तस्वीरें हैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर की। यहां पर भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है ताकि कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के अगर यहां पर पहुंचते हैं तो उनको रोका जाए। और ये केवल एक इलाका नहीं है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। और जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि उनके कई ऐसे पार्षद हैं जिनको हाउस अरेस्ट किया गया, उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे उनके घर, पार्षदों के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। कुछ देर पहले दुर्गेश पाठक ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि उनके पार्षदों को रोका जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। हालांकि यहां से कुछ देर के बाद मनीष सिसोदिया निकलेंगे। फिलहाल गोपाल राय, जो कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं, वो कुछ देर पहले घर के अंदर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत मनीष सिसोदिया की हो रही है। यहां से सीधे वो राजघाट जाएंगे जहां पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, वहां पर भी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। और उसके बाद राजघाट से सीधे वो सीबीआई दफ्तर जाएंगे, क्योंकि 11 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। ऐसे में अब ये है कि आखिर किस तरीके के सवाल जो हैं वो उनसे पूछे जाएंगे। 10 दिन पहले भी उनको समन किया गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने उसके बाद सीबीआई को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था। उन्होंने कुछ दिन का समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि मैं बजट की तैयारियों में व्यस्त हूं। उसके बाद आज यानी कि 26 फरवरी का वक्त सीबीआई ने दिया, सम्मन दिया, और आज कुछ देर के बाद राजघाट जाएंगे और उसके बाद मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश होंगे। लेकिन ये तस्वीरें केवल एक इलाके की नहीं है चारुल, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि आप किसी भी रोड पर अगर आप चले जाइए, आज दिल्ली की किसी भी सड़क पर चले जाइए, इतने ही फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान आपको वहां पर तैनात दिखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए।
चलिए अब आपको दिखाते हैं नेशन एट 9। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करने का ऐलान किया है। मन की बात कार्यक्रम का ये 98वां एपिसोड होगा। अगले महीने 8 मार्च को होली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार होली पर्व को लेकर चर्चा कर सकते हैं और इसके अलावा देश में होने वाले G20 समिट की तैयारियों पर भी बात कर सकते हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने पिछली बार पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों के जीवन की कहानियां भी बताई थी। इसके साथ उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से ये हमारे कामकाज का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेसी सोसाइटी है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। 3 दिन इस अधिवेशन को आज सबसे पहले राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इसके बाद 3 और प्रस्तावों पर चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण होगा और उसके बाद यह अधिवेशन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का संबोधन होगा। 24 फरवरी को कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर में शुरू हुआ था। पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। यह तय किया गया है कि CWC मेंबर्स को मनोनीत करने का अधिकार कांग्रेस प्रेसिडेंट को देना चाहिए। और इसी दिन शाम को सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में स्टीयरिंग कमेटी में लाए गए 6 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके बाद उन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के दूसरे दिन सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर देश के ताजा हालात पर चर्चा की। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। विपक्ष की आवाज दबाने के साथ नफरत की आग भड़काई जा रही है। साथ ही उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए। इस अधिवेशन में भी उन्होंने ये संकेत दिए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि वो खुश हैं कि उनकी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो सकती है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत की आग भड़का रही है और अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के तौर पर अपनी पारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सम्मान की बात थी कि मैंने 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। 25 वर्षों में पार्टी ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और निराशा भी हाथ लगी। खबर दिल्ली से है, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ होगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय जाएंगे। बता दें कि 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करने के लिए दूसरी तारीख देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सीबीआई ने पूछताछ के लिए 26 फरवरी की तारीख दी थी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि उन्हें एक दिन पहले 18 फरवरी को सीबीआई ने शराब नीति की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा। इस पर सिसोदिया ने सीबीआई से अनुरोध किया था कि दिल्ली का वित्त मंत्री होने के नाते इस समय उनके लिए एक दिन गंभीर है। वो दिल्ली के बजट को फाइनल करने में जुटे हैं। वहीं सीबीआई की पूछताछ को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज गिरफ्तार भी कर सकती है। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां नगर निगम के स्थायी समिति के सदस्यों के दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एमसीडी सदन में हंगामे के बाद दोबारा मतदान होने वाला था, लेकिन एमसीडी में हंगामे के बाद मेयर शैली ओब्रॉय ने कार्यवाही स्थगित कर दी। लेकिन इस बीच बीजेपी के 2 पार्षदों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। आपको बता दें कि एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के चुनाव के लिए पार्षदों ने शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग कर दी थी। इसके बाद वोटों की गिनती के दौरान हंगामा हो गया, जब मेयर शैली ओब्रॉय ने एक वोट को अमान्य करार देते हुए दोबारा से मतों की गिनती के आदेश दिए। फिर आम आदमी पार्टी की आपत्तियों के बाद एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटों की दोबारा गिनती रोके जाने के बाद हंगामा हुआ। देखते ही देखते बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उनमें झड़प हो गई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी पार्षदों के याचिका पर संज्ञान लेते हुए ये बड़ा फैसला लिया। बात करेंगे बिहार की, जहां पर कल सियासी शनिवार रहा। बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने
वाल्मीकि नगर में सभा को संबोधित किया। जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद बिहार में अमित शाह की ये दूसरी जनसभा थी। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सीएम उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और आरजेडी से हाथ मिलाया है। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा प्रत्येक 3 वर्ष में जोर पकड़ लेती है। अमित शाह ने पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया में एक जनसभा को संबोधित कर दावा किया कि नीतीश कुमार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वो कब ऐसा करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत हुआ, आया राम गया राम, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अगली खबर भी बिहार से है, जहां पर पूर्णिया में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 7 दलों ने रैली के जरिए 2024 चुनाव को लेकर हुंकार भरी। शनिवार को इसी मैदान से विपक्षी दलों ने एकजुटता के साथ 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाने का शंखनाद किया। महागठबंधन की ओर से आयोजित महारैली में सभी 7 घटक दल जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, एचएम, सीपीआई, सीपीआईएम और माले के नेताओं ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प जताया। महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2015 के चुनाव में बिहार को विशेष मदद देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी अपने वादे को अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग हिंदू मुसलमान को लड़वाकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई से इनका कोई सरोकार नहीं रहा है। आपस में प्रेम और सद्भाव का माहौल कायम रहे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। आपस में झगड़ा कराना हमारा काम नहीं है। सभी धर्म संप्रदाय के लोग एकजुट रहे। और अब खबर पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड से है, जहां पर बीते दिनों चुनाव प्रचार थम गया। कल यानी 27 फरवरी को नागालैंड और मेघालय में वोट डाले जाएंगे। 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी। वोटिंग को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। मेघालय और नागालैंड दोनों रियासतों में ही बीजेपी सत्ता पर काबिज है। इस बार मेघालय में बीजेपी और एनपीपी अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि नागालैंड में बीजेपी अपने पुरानी साथी एनडीपीपी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। पार्टियों ने चुनावी प्रचार के दौरान जमकर एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और इससे पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभालते हुए दोनों राज्यों में चुनावी सभा को संबोधित किया, वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने भी चुनावी सभा की। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूर्वोत्तर राज्य में ताबड़तोड़ रैली कर पार्टी के लिए वोट मांगने पहुंची। चलिए बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां कसबा और चिंचवाड़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। बीजेपी विधायक मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगता के निधन के बाद दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। पुणे शहर की कसबा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में बीजेपी के हेमंत रसानी और कांग्रेस के रविंद्र धांगेकर के बीच सीधा मुकाबला है। धांगेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के गठबंधन महाविकास अघाड़ी द्वारा समर्थित उम्मीदवार हैं। पुणे से सटे चिंचवाड़ में बीजेपी ने अश्विनी जगताप और एनसीपी के नाना काटे के बीच मुकाबला माना जा रहा है। एनडीए गठबंधन बनने के बाद महाराष्ट्र में पहली बार विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए अभ्यर्थियों का यहां पर मार्गदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दरोगा भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से नियुक्ति पत्र लेने वाले अभ्यर्थियों को वीडियो संदेश के जरिए मार्गदर्शन करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान सीएम योगी राज्य में बहुप्रतीक्षित 9000 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का ऐलान कर सकते हैं। दिसंबर में पुलिस विभाग ने रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के संबंध में सूचना जारी की थी। बता दें कि कई महीने से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती शुरू होने का इंतजार है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुरेश खन्ना भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम ने पूर्व की सरकारों को जमकर घेरा। सीएम ने राज्यपाल हत्याकांड के गवाह की हत्या पर कहा कि अतीक अहमद को सपा ने सांसद बनाया था। हमारी सरकार माफियाओं के खिलाफ है। माफिया कोई भी हो, उन्हें हम मिट्टी में मिला देंगे। इस दौरान सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तीखी बहस भी हुई। सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव के बयान लड़कों से गलती हो जाती है का भी सदन में जिक्र किया। इस पर टोकते हुए अखिलेश यादव ने
चिन्मयानंद को लेकर सवाल पूछा। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए उन्हें प्रदेश में सुरक्षा की बात करने पर शर्म आनी चाहिए। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि वो सदन को आश्वस्त करते हैं कि सरकार प्रयागराज की घटना में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां विजयवाड़ा में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने नजीर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में इसके बाद सीएम जगनमोहन रेड्डी ने राज्यपाल का अभिवादन किया और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। आपको बता दें कि नजीर कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले के दूर दराज गांव से आते हैं। वो अयोध्या जमीन विवाद केस और 3 तलाक केस में फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा रह चुके हैं। इसके साथ ही जस्टिस नजीर ने 2016 की नोटबंदी को वैध करार देने वाली पीठ का नेतृत्व भी किया था। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां बीजेपी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ताओं के ऊपर एक्शन की तैयारी में है। चुनाव के दौरान पार्टी के विरोध में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बीजेपी की ओर से एक लिस्ट तैयार की गई है और ऐसे कार्यकर्ताओं पर बीजेपी जल्द ही कार्यवाही करने को तैयार है। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पार्टी में संगठन स्तर पर दायित्व को लेकर फाइनल तैयारियां चल रही हैं और सभी के साथ बैठकर जल्द ही नाम फाइनल कर लिए गए। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया है उनको इस लिस्ट से दूर रखा जाएगा और उन पर कार्यवाही होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की अनुशासन समिति ने ऐसे कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार कर ली है, जल्द ही ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां बीजेपी ने हैदराबाद स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। यह फैसला बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के सीएम केसीआर के एआईएमआईएम का समर्थन करने के बाद बीजेपी ने लिया है। बीजेपी ने पहले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन बीआरएस और एआईएमआईएम के एक साथ आने के बाद तेलंगाना बीजेपी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि सीएम केसीआर के समर्थन के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि एमएलसी चुनाव के लिए हमारे उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं। बीआरएस और एआईएमआईएम के एक साथ आने के बाद ये ऐलान किया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां प्रदेश के निजी अस्पतालों को सरकार का आयुष्मान योजना के तहत भुगतान नहीं मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश भर के निजी अस्पतालों के करीब 1600 करोड़ रुपए के भुगतान पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने रोक लगा दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों का निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार किया जाता है, लेकिन निजी अस्पताल प्रबंधनों की ओर से आयुष्मान योजना में जमकर गड़बड़ी करने की खबरें आ रही थी। इसके बाद शिवराज सरकार ने सख्त कदम उठाया और इस गड़बड़ी से परेशान होकर सरकार ने अब निजी अस्पतालों के आयुष्मान भुगतान पर रोक लगा दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश के निजी अस्पतालों का करीब 1600 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों के 1600 करोड़ रुपए के भुगतान पर रोक लगा दी है। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां रामेश्वरम में पंबन ब्रिज के मरम्मत का काम चल रहा है। इस कड़ी में पंबन ब्रिज को नया रंग दिया जा रहा है। दरअसल ये ब्रिज रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। समुद्र पर भारत का पहला कैंटिलीवर पुल है जो 100 साल से अधिक पुराना है। अधिकारियों का कहना है कि पेंटिंग का काम जल्द ही पूरा हो जाने के बाद इस पुल को शुरू कर दिया जाएगा। इस पुल के शुरू हो जाने से रामेश्वरम आने वाले तीर्थयात्रियों को काफी आसानी होगी। एक बार पेंटिंग का काम पूरा हो जाने के बाद रेल पुल के जल्द ही काम करने की उम्मीद है और यहाँ के लोग रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोगों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के हित में भी ये उम्मीद करते हैं। अभी के लिए ट्रेन यात्री मुख्य भूमि पर मंडपम स्टेशन पर उतरते हैं और फिर उन्हें सड़क पुल द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थित बसों द्वारा रामेश्वरम ले जाया जाता है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां मुंबई में एआईएमआईएम का पहला अधिवेशन शुरू हुआ है और इस मौके पर ओवैसी ने जुनैद नासिर हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही आने वाले चुनावों में किसके साथ गठबंधन करेंगे इस पर भी अपनी राय रखी। आपको बता दें कि इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित सभी राज्य के पदाधिकारी भी भाग ले रहे हैं। एआईएमआईएम के इस सम्मेलन में पार्टी संगठन, पार्टी विचारधारा और आने वाले चुनावों के मद्देनजर अहम फैसला लिए जाने की संभावना है और साथ ही अधिवेशन में राज्य में पार्टी की स्थिति की योजना बनाने और भविष्य में किए जाने वाले बदलाव के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां बेंगलुरु में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन और ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान जेनेट ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं जिनका सामना मिलकर किया जा सकता है और इसके साथ ही जेनेट ने रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी से मेरा आग्रह है कि आपकी चर्चा दुनिया के सबसे कमजोर
नागरिकों पर केंद्रित होनी चाहिए। स्थिरता, आत्मविश्वास और विकास को विश्व अर्थव्यवस्था में वापस लाया जाना चाहिए। दिल्ली में बाइक टैक्सी चल सकती हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार बाइक टैक्सी पर होली से पहले फैसला ले सकती है। फिलहाल इस मसले पर परिवहन विभाग पॉलिसी तैयार करने में लगा है और इसके साथ ही परिवहन विभाग सभी कंपनियों से बातचीत करने में जुटा है ताकि लोगों को बाइक टैक्सी और ई साइकिल की सुविधा मुहैया कराई जा सके। सबसे पहले ये सेवा दिल्ली के द्वारका से शुरू होनी है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर बाइक टैक्सी को दिल्ली के दूसरे इलाकों में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। और इतना ही नहीं, दिल्ली परिवहन विभाग इस प्रोजेक्ट को देखरेख के लिए एक टीम बना रही है जो प्रोजेक्ट और लोगों को होने वाली परेशानियों पर नजर रखेगी, साथ ही उसे दूर करने का भी सुझाव देगी। और इसी के साथ नेशन एट नाइट में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।